बॉन्ड इज नेवर 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो वी कैन लाइक इस तरीके से दो एक एक्सट्रीम बना सकते हैं। यहाँ पर 100% आयनिक है, ये एंड 100% आयनिक वाला एंड है, और ये 100% कोवेलेंट वाला एंड है। ठीक है, याद होगा इस तरीके का मैंने तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में करवाया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कराया था ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे आयनिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड कर रहा था, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा वो डिपेंड कर रहा था, वो हमने वहां पर देखा था। तो आयनिक कैरेक्टर 100% यहाँ पे है, कोवेलेंट यहाँ पे। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो लाई करते हैं वो H2, Cl2, F2 जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाई करते हैं जो कि होमो एटॉमिक है। ठीक है, इसके इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे, चाहे तुम उनको आयनिक कहो चाहे तुम उनको कोवेलेंट कहो, है ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेंगे। दे विल लाई समवेयर इन बिटवीन। अगर इधर लाई किया तो हम कह सकते हैं मोस्टली और प्रीडोमिनेंटली आयनिक। ठीक है, मतलब ये 50% मान लो, 50% अगर लेफ्ट में है तो हम कहते हैं प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। गॉट इट? ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके गुड। सो मोस्टली प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा इधर वाला। ठीक है, या फिर हम इतना भी नहीं बोलते, हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड है ना, अगर वो उसकी मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी वो आयनिक वाली तो हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड है। या अगर मान लो वो कहीं इधर कहीं लाई कर रहा है, इधर या इधर इधर कहीं भी लाई करता है तो हम कहते हैं वो कोवेलेंट है। हालांकि उसको सही वर्ड क्या होगा, मोस्टली या प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ठीक है, बट वी कॉल इट कि वो कोवेलेंट है, ये आयनिक है। इतना हम क्लियर कर लेते हैं। दैट्स हाउ इट गोस, दैट्स हाउ वी डिफाइन इट। तो ये लिख लो पहले चीज की नन ऑफ द बॉन्ड्स, लिखो नो बॉन्ड इज, अच्छा इसकी हेडिंग डाल लो, पहले तो हेडिंग डाल लो फजान्स रूल, फजान्स रूल्स। ठीक है, और इसके नीचे लिखना कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से इसकी हेडिंग डाल लो, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें लिखो नो बॉन्ड इज 100%, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम आयनिक, देयर इज ऑलवेज सम आयनिक or some covalent character in, there is some always some ionic and some covalent character in each and every bond, और ब्रैकेट में लिखना except for homoatomic molecules, except for homoatomic molecules। got it? ठीक है, now इसमें लिखो so to determine the qualitative aspect of, to determine the qualitative aspect of this covalent character, so to determine for determining the covalent character of an ionic bond qualitatively is given by Fajans rules, is given by Fajans rules, FAJAN apostrophe S जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या कह रहा था मैं, ठीक है, Fajans रूल हो गए, है ना। हाँ, इसमें मैंने क्या कहा क्वालिटेटिवली, क्योंकि क्वांटिटेटिवली जो पार्ट है, क्वांटिटेटिवली पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो एक फॉर्मूला था ना वो 16, याद आ रहा है, 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिवली डील कर सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटेटिवली है। क्योंकि अगर तुम किसी कंपाउंड को देखो और उस कंपाउंड को देख के तुमसे पूछा जाए कि भाई इसका आयनिक कैरेक्टर, हालांकि कितना होगा ये नहीं पूछा जाएगा, बट कंपेयर करने को बोल दिया जाए कि दो कंपाउंड दे दिए तुमको आयनिक कंपाउंड, और कहा कौन सा ज्यादा आयनिक होगा कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा, है ना। अगर ऐसा पूछा जाता है तो तुम, जरूरी नहीं है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पता हो, और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो हम क्वांटिटेटिवली तो नहीं देख सकते, विल हैव टू गो क्वालिटेटिवली। तो ये जो कंपैरिजन वाला पार्ट होता है वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें लिखो, देखो जैसे इसको देखने का तरीका क्या है, अगर मैं एक कैटायन की बात करूं, लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया, कैटायन हो गया। ठीक है, और मान लो कि मैं इसके पास में एक अनायन को ले आता हूं, ठीक है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा इसी तरीके से तो बन रहा होगा कि एक कैटायन होगा और एक अनायन है, वो पास आ गए, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से वो एक दूसरे के पास में है। दैट्स हाउ आयनिक बॉन्ड इज मेड। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो, वो तो एक आइडियल कंडीशन थी जो मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो इस पे जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें, मैं सीधे जेड इफेक्टिव पे जा रहा हूँ, या चलो ठीक है थोड़ा बहुत बताया। देखो भाई, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है,
अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो कैटायंस का जेड इफेक्टिव हमेशा ज्यादा होता है, याद होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जेड इफेक्टिव याद होगा ना तुम्हें, जेड इफेक्टिव क्या करता है एनायन का, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत हो जाती है, मतलब जितना होने चाहिए आइडियली, मतलब किसी भी एटम में न्यूट्रलाइज होने के लिए उससे एक दो ज्यादा होते हैं। अगर ज्यादा हुए तो अब न्यूक्लियस को उन्हें संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक, इसका साइज भी बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ नहीं जाता, सॉरी जेड इफेक्टिव घट जाता है। अब इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है, इसका जेड इफेक्टिव घटा हुआ है, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। जब यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी कुछ कुछ खींच सकता है, ठीक है। तो ये तो आइडियल कंडीशन होगी कि एक कैटायन है और एक एनायन है, एक दूसरे के आसपास हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर हल्का हल्का डिस्टॉर्शन हो जाता है। यहाँ देखो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ तुम्हारा पॉजिटिव का, व्हिच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो कुछ लोग इसको कहते भी नहीं कि इसका डिस्टॉर्शन हुआ है, बट देयर इज सम डिस्टॉर्शन ऑलवेज, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तुम्हारा नेगेटिव जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा इस तरफ खिंच जाता है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया है, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लिखो डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, है ना, क्लियर होगी बात। तो ये क्या करा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जंप इस पे हो चुका था। हम पूरी तरीके से कह सकते थे कि जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है अब इसका है, तभी तो 100% आयनिक कैरेक्टर हुआ है ना। आयनिक का मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे, देने या लेने पे तुम्हारा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या है, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थोड़े थोड़े इनके बीच में आ गए, एकदम इन दोनों के बीच में तो हुए, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में तो हुए। अब क्योंकि थोड़े थोड़े बीच में आ गए तो हम कह सकते हैं ना कि दैट सम अमाउंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स या सम पार्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग शेयर्ड। भाई शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम कोवेलेंट, अभी तक वैसे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाए नहीं लेकिन बता देता हूँ, अगर दो कोवेलेंट एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो जो दो एटम्स होते हैं दे काइंड ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। तो एक तरीके से यहाँ पे भी शेयरिंग टाइप ही हो रही है ना, चाहे 100% नहीं, थोड़ी बहुत, तो जो थोड़ी बहुत शेयरिंग हो रही है इसकी वजह से तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है या कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इस पे लिखो when cation and anion approach each other, when cation and anion approach each other for the formation of an ionic bond, when cations and anions approach each other for the formation of ionic bond, then due to higher z effective, then due to higher z effective of cation, due to higher z effective of cation, it attracts and deforms, it attracts and deforms the electron cloud of the anion, it attracts and deforms the electron cloud of the anions, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, of the anion, as the हमने इसमें लिखो as the shape of anion is deformed, as the shape of the anion is deformed, the electron cloud comes in between the two ions, as the shape of the anion is deformed, comma, the electron cloud comes in between the two ions, comes in between the two ions, full stop. So just like a covalent bond, full stop रहने देना, लिखना just like a covalent bond, अब full stop लगा दो, just like a covalent bond. In such a situation, the electrons are being, in such a situation we can say that the electrons are being shared and transferred simultaneously. The electrons are being shared and transferred simultaneously, or some portion of the electron cloud is being transferred and some portion of the electron cloud is being transferred and some of it is being shared, ठीक है। this sharing gives the ionic bond its covalent character, this sharing gives ionic bond its covalent character, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैटायन जो है इस अनायन को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर रहा है, तो जो इसकी पावर होगी इसको डिफॉर्म कर सकने की, उसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। ये पोलराइज कर पा रहे हैं इसको, इसमें क्या है, और इसके अराउंड यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब तुम यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट हो चुका है और जो पॉजिटिव होगा थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हो चुका होगा, तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ पोलराइजेशन हियर, ठीक है। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर दिया, तो इसकी पावर को हम क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर। अच्छा, ये इस, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा,
ये दो चीजें हैं जो मेरे को डिफाइन करनी है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर समझ में आ गया। पोलराइजेबिलिटी क्या हुई कि जो पोलराइजेबिलिटी है तुम्हारी इसमें, तो पोलराइजेबिलिटी में देखो कि पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कितनी आसानी से पोलराइज हो पा रहा है ना। तो जो प्रॉपर्टी या टेंडेंसी है ऑफ द अनायन टू गेट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो ये कितनी किस पावर से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर पा रहा है, ये इसकी पोलराइजिंग पावर हो गई। तो सिर्फ कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर डिफाइंड होगी। और पोलराइजेबिलिटी क्या हुई कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अनायन का वो कितनी आसानी से पोलराइज हो पा रहा है, वो तुम्हारी पोलराइजेबिलिटी। तो लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन, लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन, ठीक है। लिखो द एबिलिटी ऑफ द कैटायन, द एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू डिफॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, the polarized the ability of the cation to deform the electron cloud of an anion to deform the electron cloud of an anion is called polarizing power, is called polarizing power. It is only defined for cations, it is only defined for cations, ठीक है जी। I hope this was a live, anyway ठीक है, देख लेंगे हम लाइव है कि नहीं है, लाइव सॉरी पब्लिक है कि नहीं, ठीक है। ये पोलराइजिंग पावर की पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन अनायन, ये करके हेडिंग डालो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन अनायन। इसमें लिखो द फिनोमेना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन अनायन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन अनायन बाय अ कैटायन इज कॉल्ड polarizability, is called polarization, yeah, is called polarization and is called polarization and the ease with which it and the ease with which it is and the ease with which it is polarized is called its polarizability, is called its polarizability. It is only defined for anions, ये ध्यान रखना anions, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें किसके लिए ये मतलब किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा, कैसे पता चलेगा। देखो भाई अगर तुम्हारा Z इफेक्टिव ज्यादा है तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, है ना। जितना ज्यादा इसका Z इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी इसकी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। भाई उतना ही ज्यादा तो इसको डिफॉर्म करेगा और जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक उल्टा इधर देख लो, जिसका Z इफेक्टिव जितना कम होगा, मतलब अनायन की बात कर रहा हूँ, जिसका Z इफेक्टिव जितना कम होगा उसका पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ईज विद, चलो ठीक है तुमने ईज विद विच लिख लिया तो अच्छी बात है। एनीवे अनायन की Z इफेक्टिव जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बड़ा होगा, उसको डिफॉर्म करना उतना आसान होगा, और जो जितना जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा वो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ऐड करेगा, ठीक है। तो लिखो द डिफॉर्मेशन विल बी हायर, द डिफॉर्मेशन विल बी हायर, ऐसे करके लिखो। फर्स्ट लिखना when the Z effective of a cation is high, when the Z effective of a cation is high, ठीक है। तो उसमें लिखना higher the Z effective, higher the polarizing power, higher the Z effective, higher the polarizing power, more easily या easier the deformation of electron cloud of an ion, easier, इस तरीके से लिखो। Z effective अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी मैं कैटायन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। होपफुली सबको ये पूरा दिख रहा होगा। कैटायन के लिए लिख रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर होगा तो इजियर द डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन एंड हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी करके लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर अनायन की हम बात करें, चलो इसके एग्जांपल, ये किस केस में Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिस केस में इसका चार्ज हाई होगा और इसका साइज छोटा होगा, ठीक है, साइज स्मॉल होगा, ठीक। अगर मैं अनायन की बात करूं, ठीक, अनायन की बात करूं तो Z इफेक्टिव इसमें क्या होना चाहिए, लो। तो जितना कम होगा Z इफेक्टिव उतना ही पोलराइजेबिलिटी हाई होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी उतना इजी क्या होगा, इजियर द डिफॉर्मेशन, और जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा सीसी। क्लियर है। इसमें केस में क्या होगा, चार्ज हाई होना चाहिए और साइज भी हाई होना चाहिए, क्या मतलब ज्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस, लिख लो। कंडीशंस फॉर हायर डिफॉर्मेशन, कंडीशंस फॉर हायर डिफॉर्मेशन,
ठीक है जी, ठीक। अब हेडिंग डालो, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ, तो अब हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं? पहला होता है तुम्हारा पहले तो हम सबसे पहले पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे। एक पोलराइजिंग पावर में फर्स्ट इज चार्ज। ठीक है, तो उसमें लिखो हायर द चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? हायर द जेड इफेक्टिव, हायर द पीपी। ठीक है, हायर द पीपी। ठीक है, फिर होगी बात, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं हम। एक सेकंड, मैं इसको मिटा दूं इधर वाले को। ये लिख लिया है क्या? आई होप ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, बस इतना पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखते रहो भाई तुम लोग। ठीक है, अगर हम देखें तो PP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। PP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। गॉट इट? PP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक, गॉट इट? तो एग्जांपल लिख लो, अगर मैं लिथियम से लेकर, चार्ज है ना, तो ठीक है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, अगर मैं Na+ की बात करूं और Mg2+ की बात करूं या Al3+ की बात करूं, तो किसके केस में PP सबसे ज्यादा होगा? इसके केस में PP सबसे ज्यादा, इसी केस में सबसे कम। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ और बोरॉन 3+, तो किसमें? अगेन दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो गॉट इट? या मैं बेसिकली अब ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, आई एम रबिंग दिस ऑफ। ठीक है, क्लियर होगी बात? सेकंड जो इसके केस में, पीपी के केस में सेकंड पार्ट आएगा, दैट विल बी साइज। अभी हम देख चुके हैं स्मॉलर द साइज। ठीक है, स्मॉलर द साइज, हायर द जेड इफेक्टिव एंड हायर द पीपी। तो हम कह सकते हैं दैट पीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, जिसको आयनिक रेडियस या कुछ भी और भी बोल सकते हैं, हम साइज की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, सोडियम की बात, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो आयन्स हैं उनकी बात करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? Rb एंड CS। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ इस डायरेक्शन में साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो पीपी क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। पीपी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीपी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे जब पीपी घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पोलराइज करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई, और इसकी वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा। इस वजह से इसके कंपाउंड्स होंगे इस वाले के, वो सबसे ज्यादा आयनिक होंगे, और इन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट जो होंगे वो इसके होंगे, मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और ये हो जाएंगे मोस्ट आयनिक। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे CS के जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली, या जो मोस्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं वो CS के। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम की बात करो, मैं बाकी सब चीजें मिटा रहा हूँ भाई, इधर ये सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम क्या करेगा? बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, ठीक है, और बेरियम 2+। तो अगर तुम देखो ध्यान से, अगेन दिस विल बी द, अच्छा एक मिनट रुको, पीपी तो इधर डिक्रीज करना चाहिए ना, तो पीपी की बात हो रही है, तो पीपी इस तरीके से होगा। ठीक है, पीपी सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा, इस वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर भी सबसे कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में साइज इंक्रीज कर रहा है, अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो पीपी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और सीसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? ज्यादा सोचना नहीं है, इतना चीज ध्यान रखो। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है, ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे भी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि आयंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक तो नॉर्मल जो इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस होते हैं, और एक होता है सूडो इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस। ठीक है, तो जैसे थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। ठीक है जी, तो जस्ट टू जॉग इन मेमोरी, IGC इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस, जैसे Na+ की मैं बात करूं या K+ की मैं बात करूं, तो क्या था? 2s2 2p6 था।
ठीक है, ये क्या था 3s2 3p6 था, ठीक है। और अगर मैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाले पिक्सी में बोलूँ तो पिक्सी क्या था, जैसे Cu प्लस की बात करो, Zn2 प्लस की बात करो, तो क्या था 3s2 3p6 3d10, और यही सेम इसका भी था 3s2 3p6 3d10। तो मतलब तुम्हारा जो इनर मोस्ट सॉरी जी ये डी और वाइटल जो कंप्लीटली फेड होकर आता है उसको हम कहते हैं सूडो सूडो इनर्ट गैस वाले कॉन्फिगरेशन वाले कैटायंस। तो ये जनरली देखा गया है कि जो PIGC का PP ऑफ, इसे लिखो PP ऑफ PIGC इज ग्रेटर देन PP ऑफ IGC, ठीक है। PIGC वाले जो कैटायंस होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू IGC। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा Na प्लस और Cu प्लस की, तो अगर सॉरी Cu प्लस की अगर मैं बात करूंगा और Na प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर PP जो होगा इसका ज्यादा होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा PP इंक्रीज करेगा। अगर PP इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये ज्यादा आयनिक होते हैं कंपाउंड एज कंपेयर टू दिस। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है, दिख ही रहा है तुमको, गॉट इट, ठीक है। तो लिखो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट cations having pseudo inert gas configuration have higher PP as compared to cations having inert gas configuration, as compared to compounds having inert gas configuration, ठीक है जी। अब पोलराइजेबिलिटी के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हमने PP के लिए बात करी थी, अब हम पोलराइजेबिलिटी के लिए बात करते हैं। B, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। कहीं बुक में Z लिखा होगा तो Z इज अमेरिकन स्पेलिंग, जो S होता है क्योंकि हमें तो हमारे ऊपर राज तो अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, तो हम उन्हीं की अंग्रेजी फॉलो करते हैं। अमेरिकन ने किया होता तो हम उनकी अंग्रेजी फॉलो कर रहे होते, है ना। एनीवे पोलराइजेबिलिटी S जो है दैट इज ब्रिटिश वे ऑफ राइटिंग दिस स्पेलिंग, ओके। नाउ इसमें भी दोनों यही दो फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है, इसमें यही दो फैक्टर है। इसमें क्या होगा पोलराइजेबिलिटी, देखो हायर द चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा होगा किसके केस में, अब अनायन की बात हो रही है, ध्यान रखना, दिस इज अनायन। अगर चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव क्या करेगा, कम होगा। अगर Z इफेक्टिव कम होगा तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं दैट पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम थोड़े, ठीक है। एग्जांपल लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। जैसे मान लो तुम्हारा F माइनस है, O2 माइनस है और N3 माइनस है, इनमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, चार्ज किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका, तो पोलराइजेबिलिटी हाईएस्ट इसकी है, फिर इसकी है, ठीक है। अगेन सेम वे अगर मैं Cl माइनस S2 माइनस और P3 माइनस की बात करूँ तो अगेन सेम थिंग विल हैपन, है ना। तो हायर द चार्ज हायर द पोलराइजेबिलिटी, और हायर द पोलराइजेबिलिटी मतलब हायर द CC। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनका सबसे ज्यादा होगा, इनका सबसे ज्यादा, है ना, अगर हम सीरीज की बात करें। गॉट इट? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, है ना। हायर द पोलराइजेबिलिटी हायर द CC, गॉट इट। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा चार्ज पे बात हो सकती है, गॉट इट। अब नेक्स्ट इसकी बात करो, साइज की, ठीक है, साइज की बात करो, ठीक है जी। साइज जो है इसमें स्मॉलर नहीं, इसमें लार्जर लिखो, लार्जर द साइज, बस इतना सा चेंज होता है। लार्जर द साइज लोअर द Z इफेक्टिव, भाई जितना बड़ा साइज होगा आयन का, उसका Z इफेक्टिव उतना ही कम और उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूँ F माइनस से I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसमें सबसे ज्यादा जो आयनिक या सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, सबसे बड़ा तो यही है, इसकी। अगर इस डायरेक्शन में साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी, पोल लिख रहा हूँ इसको, वो इंक्रीज करेगी। अगर वो इंक्रीज करेगी तो CC जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, IC जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन के लिए लिखूँ O2 माइनस, या फिर ये तो 17 था, ये 16 ग्रुप, चार को जैसे कहते हैं इनको, इस ग्रुप के लिए लिखूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पर भी सेम चीज आएगी। साइज इधर इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, जो CC है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, IC जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा, करेक्ट। और अगर मान लो मैं नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की बात करता हूँ तो डेफिनेटली, ठीक है, बाकी सब चीजें वैसी सेम हो जाएंगे, करेक्ट।
तो उसको नोट डाउन करो। ठीक है जी, गॉट इट। चलो एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं साइज का। जैसे अगर मैं बात करता हूँ NO2 माइनस और NO3 माइनस, देखो चार्ज सेम है, अगर इसमें एक O कम है, इसमें एक O ज़्यादा है, इसका मतलब साइज इसका ज़्यादा है, इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। SO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, तो ये सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और इसको समराइज कर लेते हैं। तो समरी में हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैं इधर मिटा दूँ इधर ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा समरी में हम क्या लिख सकते हैं, हम समरी में लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएंगे। क्या क्या 5 फैक्टर्स हैं, हायर या कोवेलेंट कैरेक्टर लिखोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड विल बी हायर। कब, अगर स्मॉल कैटायन होगा, हाई चार्ज कैटायन होगा, लार्ज अनायन होगा, और हाई चार्ज अनायन होगा, और PIGC होगा, है ना। कैटायन कौन सा होगा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाला कैटायन होगा। ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस वाला जो भी कैटायन होगा वो हमें हायर कोवेलेंट कैरेक्टर देगा। ठीक है, तो लिखो higher the polarizing character, higher the polarizing power and higher the polarizability, higher the polarizing power, higher the polarizability, higher the covalent character, or these are the 5 things which are defined by which affect the covalent character. ठीक है, now एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन लिख लो भाई। सबसे पहले आई होप कि तुम लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया था यार। कोशिश ये करूंगा अभी मैं हट जाया करूंगा जब भी बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रजान सूट। ठीक है, ऐप ऑफ प्रजान सूट। देखो भाई सिंपल है, इसमें जितनी भी चीजें मैं बात करूंगा है ना, उसमें एक चीज कॉमन है, क्या कि जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो आयनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिखाएगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा वो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। कैसे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, आयनिक कंपाउंड्स के जो आयन्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से हाई स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होगा, है ना। तो उनको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एप्लीकेशन फर्स्ट इज melting and boiling point, melting and boiling point. So melting and boiling point are inversely proportional to MP और BP. First is MP and BP. ठीक है, first is MP and BP. तो MP and BP, ठीक है। तो MP और BP जो होता है वो inversely proportional to CC होता है। ठीक है, तो जिसका CC ज्यादा उसका MP कम। क्लियर है, तो लिख लो इसमें melting and boiling point is lower the higher the covalent character is। ठीक है, the higher the covalent character is lower the MP and BP। ठीक है, सेकंड लिखो solubility। अब solubility तुम कह सकते हो सर solubility किस पे बोल रहे हो, तो इन जनरल जब भी हम solubility की बात करेंगे तो हम इन जनरल वाटर में solubility की बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम आयनिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली वाटर की या पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते आसानी से, या लार्जर एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं होते। वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हीं में सॉल्युबल होंगे। जैसे अगर मान लो तुम हेक्सेन की बात करो या हेप्टेन की बात करो तो बेंजीन में ज़्यादा सॉल्युबल होगा इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी 1/cc होगा। ठीक है, 1/cc। तो वही लिख सकते हो, solubility of ionic compounds in water decreases with increase in cc। ठीक है, तो अच्छा अब कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, चलो कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी को तो बाद में देखेंगे और अभी बात करते हैं। आई होप जो मैंने नीचे लिखा था सब नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो उसमें लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्ड इज
कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर को अपने को पता है, एग्जांपल देते हैं तुमको जरा को। अगर मैं LiCl की बात करूं, NaCl की बात करूं, KCl की बात करूं और RbCl की बात करूं, इसमें ये CC के बारे में बताओ, CC किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा CC इसका होगा। अगर सबसे ज्यादा CC इसका है तो ये जो कह सकते हैं हम, यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं डायरेक्शन देता हूँ तो CC क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। अगर CC इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सॉलिबिलिटी क्या करेगी? क्लियर होगी बात? ठीक है। सेम वे अगर मैं BeF2 की बात करूँ, MgF2 की बात करूँ, CaF2 की बात करूँ और SrF2 की बात करूँ, ठीक है, इसमें क्या होगा? अगेन सेम वे, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इधर पे होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो CC अगेन बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, MP, BP एंड सॉलिबिलिटी तीनों इस डायरेक्शन में। गॉट इट? तो CC घटेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर ना? सेम वे अगर मैं Na2O की बात करूँ, MgO की बात करूँ और Al2O3 की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका, ये देख सकते हो, ये कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ। और NaCl CuCl, ठीक है, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अगर मैं MP की बात करूँ, MP की बात करते हैं तो MP में अगर मैं, एक सेकंड, ठीक है, ये मिटा दूँ, अभी जगह नहीं मिल रही मेरे को, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर मैं सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो मुझे बताओ KCl और AgCl में किसका ज़्यादा होगा? भाई मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, जो क्योंकि यहाँ पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका है, इसका नॉर्मल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका PP ज़्यादा होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका MP कम होगा। तो MP ऐसे लिख सकते हैं हम, MP KCl इज ग्रेटर देन MP AgCl, ठीक है। तो फिर होगी बात। अच्छा, सेम वे अगर मैं तुमसे बोलूँ SnCl2 और SnCl4, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? अगेन इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पे चार्ज +2 है और इस पे +4 है, ठीक है, तो +2 इस पे है, +4 इस पे है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो CC इसका ज़्यादा होगा, CC इसका ज़्यादा होगा तो MP इसका लो होगा, ठीक है, MP ऑफ SnCl2 और SnCl4। तो इस पे कोई इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे, याद रखना इसको कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर लिक्विड होने का मतलब क्या हुआ? दैट दी सॉलिड हैज मेल्टेड, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है, सॉरी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा तुमसे कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है SnCl4 का, वो क्या कहते हैं, SnCl4 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, या SnCl4 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? तो उसका रीजन सीधे सीधे समझ में आता है ये, ठीक है। अगेन इसी तरीके से अगर मैं PbCl2 की बात करूँ और PbCl4 की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें भी MP जो होगा इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर होगी बात? सिंपल है ना, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि हमें पता ना हो। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में एक एक्सेप्शन है, इसलिए अलग से करवा रहा हूँ इसको, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सॉलिबिलिटी का क्या सीन है, ठीक है। सॉलिबिलिटी एग्जांपल्स देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस, दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड है, लेकिन कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा? अगर तुम ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, CC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसमें CC ज्यादा होगा वो कम सॉल्युबल होगा। तो इसमें चार्ज किसका ज्यादा है? भाई OH तो दोनों सेम है, अनाइन तो दोनों जगह सेम है, टाइम में अगर हम देखें तो इसमें +2 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है। अगर ज्यादा चार्ज होगा तो क्या करेगा? हायर द चार्ज, the more the polarizing power and higher the CC। तो इसका CC ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका इसकी सॉलिबिलिटी, ठीक है, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे बात हो रही है, तो इसकी सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। सेम अगर मैं Ag2O की बात करूँ, Ag2O की बात करता हूँ, मैं Ag2S की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो कैटायन सेम है, यहाँ पे अनायन सेम है, कैटायन सेम है, और अनायन अब बड़ा हो गया है, तो जो जितना बड़ा अनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इस वजह से क्या होगा, वो ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसमें सॉलिबिलिटी इसी की ज्यादा होगी, Ag2O। लेट्स टॉक अबाउट BeF2, ठीक है, BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो, हम
ध्यान से देखना, इसमें पोलराइजेबिलिटी देखो, सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके से आ रहा है, ठीक है, इसमें दो तरीके से आ रहा है। अगर तुम पोलराइजेबिलिटी की बात करो तो यहाँ पे कटायन तो सेम है सबके लिए, ठीक है, और अनायन जो है तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, तो अनायन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा अनायन है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है, और इस वजह से जो सॉलिबिलिटी होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से देखो, याद होगा तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जो सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नॉट हाइड्रेशन एनर्जी, सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयनिक कंपाउंड्स की जो डिफरेंस इन साइज ऑफ दीज आयंस, तो यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जब सबसे ज़्यादा साइज डिफरेंस होगा, इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो जो साइज वाला जो पार्ट है ना, जिसपे सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रही थी, उसमें और फजान्स रूल में एक डिफरेंस आ रहा है, ये एक्सेप्शन होता है, ये वो साइज वाला रूल जो होता है फॉलो नहीं करता, तो इसमें दिस डज नॉट फॉलो द साइज डिफरेंस, क्लियर ना, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। सेम वे चलो PbCl2 और PbI4 की बात कर लेते हैं, PbCl2 एंड PbI4, अगेन I2 सर नॉट I4, अगेन इसमें होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखो बिगर एंड मोर नेगेटिव द अनायन, ये चीज़ लिख लो, बिगर एंड मोर नेगेटिव द अनायन, मोर द पोलराइजेशन, हायर द डिफॉर्मेशन, ठीक है, हायर द डिफॉर्मेशन, मोर इंटेंस, अच्छा मोर लेसर द सॉलिबिलिटी, ठीक है। अब कलर टेंडेंसी, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी की बात कर लेते हैं, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी की बात कर लेते हैं, वो क्या है, ठीक है। फोर्थ इज कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी। अबे कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, देखो भाई अभी तक तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, उनके जो कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा या मोस्टली कह सकते हैं कि दे आर कलरफुल, ठीक है, हमेशा वो मोस्टली वो कलरफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़ चुके हो, कलर दिखने का मतलब क्या हुआ, उस कलर वाले रेडिएशन की वेवलेंथ या एक रे हमारी तरफ आ जाए, हमारे आँख में दिखता कैसे भाई कोई कलर, जैसे अगर मान लो ये बोर्ड या लेट्स से ये कैप ग्रीन दिख रही है, तो व्हाइट लाइट इससे टकराई और जो इसमें जितने भी और कलर्स थे उसने सोख लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, और बाकी जो ग्रीन कलर है वो बहुत इंटेंसली मेरी आंखों की तरफ आ रहा है ना, ग्रीन कलर का जो रेडिएशन है वो मेरी आंखों की तरफ आ रहा है, इस वजह से ये मेरे को ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड हमें किसी कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंड उस कलर का रेडिएशन हमारी आंखों की तरफ फेंक रहा है ना, सिंपल है ना। अच्छा, तो होता क्या है कि इन जनरल किसी भी आयनिक कंपाउंड में कलर आता इस वजह से है कि वो जो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा, वो जंप करता है बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो कलर इंपार्टिंग जो होती है मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है बाय जंपिंग अप एंड डाउन एनर्जी लेवल्स, तो ऊपर से नीचे से ऊपर बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड ऊपर से नीचे बाय रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है, इस वजह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, या यूँ कह लो कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक कैरेक्टर 20% से कम होता है, वो भी कलर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा इंटेंस उनका कलर होगा, गॉट इट, ये बेसिकली। तो कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी, उसमें लिखो रीजन फॉर कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी इज, द रीजन फॉर कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी इज यूजुअली unpaired electrons in the cation, unpaired electron in the cation, but in covalent compounds or compounds in which ionic character is less than 20%, in covalent compounds or compounds in which ionic character is less than 20%, ठीक है। Color can be imparted even in the absence of unpaired electron. Color can be imparted even in the absence of unpaired electrons. ठीक है, this happens, इसका example बाद में दूंगा, देखो this happens because of the deformation of the electron cloud. This is because the deformation of the electron cloud of the anion, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन, ठीक है।
because of polarization. Because of polarization, the deformed electron cloud can move more easily to excited state. The deformed electron cloud can move more easily between different excited states. Between excited states, ठीक है? Hence, higher the deformation, more intense the color is. Hence, higher the deformation, more intense the color is. ठीक है? तो इसमें इसको अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो भाई कि भाई चार्ज एंड साइज अनायन का अगर हाई है तो क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी हाई होगी तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? हाई होगा. और अगर डिफॉर्मेशन हाई होगा तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल बी हाई. इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल बी. ठीक है, इसका एग्जांपल है तुम्हारा AgF. ठीक है, AgF, AgCl, AgBr और AgI. अगर तुम देखो तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है. इसका जो कलर सोल्यूशन होता है वाइट होता है. इसका कलर जो होता है, इसके सोल्यूशन में कलर होता है जो होता है पेल येलो होता है. ठीक है, और इसका होता है गाढ़ा येलो या कहेंगे इसको डार्क येलो. डार्क येलो. ठीक है, डार्क येलो. क्लियर है? तो तुम्हें दिख ही रहा है कि जैसे जैसे इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ कलर इज गेटिंग मोर एंड मोर. ठीक है, सेम वे अगर मैं PbCl2 और PbI2 की बात करूं तो PbI2 ज़्यादा कलरफुल होता है कंपेयर टू PbCl2 में. अगर तुम देखो PbI2 में तुम देखो तो ये ज़्यादा कोरेंट कैरेक्टर वाला है तो उसका जो कलर है ज़्यादा इंटेंस होता है. ठीक है, फिर दीज आर दी एप्लीकेशंस. ठीक है.